welcome you all at the YouTube channel of Neve Academy. Before discussion of solution, this is something about myself. I have 6+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commissions as well as departments. चलिए देख लेते हैं solution. First question. There are 3 taps of diameter 2 cm, 3 cm and 4 cm respectively. 3 टैप्स हैं जिनके डायमीटर 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर गिवन है. द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायमीटर्स. अगर डायमीटर का रेशियो जो है वो 2:3:4 गिवन है तो डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9:16. ओके. The biggest tap can fill an empty tank alone in 81 minutes. जो biggest tank है वो 81 मिनट में क्या कर देता है फिल कर देता है. इट मीन्स अगर मैं ये डायमीटर का स्क्वायर जो है ये एफिशिएंसी लेके चलूँ तो बिगेस्ट टैप की एफिशिएंसी कितनी होगी 16 एफिशिएंसी वाला टैप जो है वो 81 मिनट में क्या कर देता है टैंक को फुल कर देता है. इट मीन्स जो टैंक की कैपेसिटी वो होगी वो क्या होगी टाइम 81 इंटू एफिशिएंसी ये हो जाएगी कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक. ओके. द बिगेस्ट टैप कैन फिल इन 81 मिनट्स इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली. अगर सभी टैप्स को एक साथ खोल देते हैं देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू बी फिल्ड. अगर सभी टैप्स को खोल देंगे तो सभी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 16 + 4 20 एंड 9 29. तो ये जो टोटल कैपेसिटी है इसको टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सॉल्व कर लेते हैं इसको. 16 इंटू 81 16 इंटू 80 कितना हो जाएगा 16 8 टाइम्स 1280 होता है और 81 है तो प्लस 16 और कर देंगे तो ये हो जाएगा 1296 डिवाइड बाय 29. ठीक है. 29 129 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स. ठीक है. 4 से रिलेटेड कुछ आएगा. इट मीन्स सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा. ठीक है. बाकी सब में 34 44 54 64 गिवन है तो 4 अगर फर्स्ट डिजिट आ रहा है तो आंसर 44 हो जाएगा. ठीक है. कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. ओके. थर्ड नंबर मैं ले लेता हूँ. सपोज थर्ड नंबर 100 है तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितनी हो जाएगी 110 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी. फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 10% एंड 25% मोर है. अगर थर्ड नंबर मैं 100 लेता हूँ तो फर्स्ट नंबर 110 हो जाएगा और सेकंड नंबर 125 हो जाएगा. द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स ये जो 2 नंबर इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे. ये 22 टाइम्स आ जाएगा ये 25 टाइम्स आ जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स. ए बी सी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो आपको गिवन है. ओके. रेशियोज ऑफ द प्रॉफिट. ओके. प्रॉफिट भी दे रखा है आपको. तो जो इन्वेस्टमेंट होता है सपोज ए बी सी अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेता हूँ XYZ और जो टाइम का रेशियो है वो हमें गिवन है 3:7. ठीक है. तो जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा इनका मल्टीप्लिकेशन ही बनता है ना. प्रॉफिट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के. ठीक है. अगर मैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम तो ये हो जाएगा 3x ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 7z. ओके. ये प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए. प्रॉफिट का रेशियो में गिवन है 4:3:14. तो अगर मैं सपोज ए और बी का ही ले लेता हूँ अगर 3x/2y ए अपॉन बी के प्रॉफिट का रेशियो किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो x/y का रेशियो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8/9. अब x और y का रेशियो 8/9 किस में है एक ही ऑप्शन है. ठीक है. अगर आप b और c को इक्वल करोगे
रेशियो को, तो वो 3/14 के इक्वल कर दोगे तो y और z का रेशियो आ जाएगा। हमें आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमें गिवन है अ बाइक इज सोल्ड फॉर 87,500 बाय अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। ओके, मार्क्ड प्राइस मान लेता हूँ मैं कितना है, 100 रुपीज़ है अगर, ठीक है। 44% का क्या दे दिया उन्होंने, डिस्काउंट दे दिया, तो इट मीन सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 44, 56 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस गिवन है 87,500, इट मीन्स ये जो 87,500 है ये किसकी वैल्यू है, 56 की वैल्यू है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या है, 100 लिया है आपने, 56 की वैल्यू गिवन है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकल जाएगा, ठीक है। 87,500 को 56 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। ABC आर 3 पॉइंट्स सच दैट AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर ही दे रखे हैं। AB, ये सपोज AB है, ये 9 है, और BC दे रखा है 11 है, ये 11 है, और AC क्या है, 20 हो गया ना। AB प्लस BC तो है, ये 20 दे रखा है, तो ये तो कोलिनियर पॉइंट ही हो गए। कोलिनियर पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता। सर्कल को पास करने के लिए एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक पॉइंट जो है वो थोड़ा डिस्टोर्ट होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे अगर तीनों, तभी उससे क्या होगा, सर्कल पास हो सकता है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोई भी 2 पॉइंट से सर्कल पास होगा, थर्ड पॉइंट से सर्कल पास नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, बट इन तीनों पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्लास जार कंटेन्स 6 वाइट, 8 ब्लैक, 4 रेड एंड 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or blue? ठीक है, या तो ब्लैक आए या फिर ब्लू आए। टोटल कितने मार्बल्स है आपके पास में, 6 वाइट, 8, 6, 8, 14 एंड 4, 18 एंड 3, 21, मीन्स टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं। फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, हमें क्या चाहिए, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक 8 है एंड ब्लू 3 है, इट मीन्स 11। वो कह रहा है या तो ब्लैक आ जाए या फिर ब्लू आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम्स 11 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल 11 है अपॉन टोटल 21 है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आपको मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होता है तो उस केस में जो मोड का फॉर्मूला है उससे मोड फाइंड आउट होता है। मोड के फॉर्मूले के लिए मॉडल क्लास फाइंड आउट करना होता है। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। यहाँ मुझे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी 11 मैक्सिमम है, इट मीन्स ये मेरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। 25 से 30 मॉडल क्लास हो जाएगी। तो जो मोड का फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन होता है 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H, ठीक है। H क्या होता है, H होता है जो क्लास का डिफरेंस है, या गैप बोल सकता हूँ मैं। कितने का गैप है, 5 का है ना, हर एक क्लास में 5 से 10, 10 से 15। H होता है गैप। F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 है। F0 होता है जो मॉडल क्लास से पहले की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये F0 हो जाएगा 9।
F2 क्या होता है, जो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। और क्या बच गया, L क्या होता है, L होता है जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी, मॉडल क्लास 25 to 30 है तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 25 होगी। बस ये वैल्यूज पुट करनी है। L की वैल्यू 25 प्लस F1 कितना है 11 माइनस F0 9 अपॉन 2 टाइम्स F1 22 माइनस F0 9 माइनस F2 10 इंटू क्या है H की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 इंटू 5 10 हो गया, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 22 माइनस 19 मीन्स 3, तो ये बनेगा कितना 3.33 बन जाएगा, ये 3.33 बनेगा और 25 ऐड होगा तो 28.33 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो उस केस में जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। यहाँ रेट हमें क्या गिवन है 20%, तो हाफ ईयरली के केस में रेट क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी, और टाइम हमें गिवन है 1 ईयर, तो हाफ ईयरली के केस में वो क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए तो 10% ही लगेगा, 2 ईयर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है तो फर्स्ट ईयर के लिए 10% लगता है। 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21% होता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, अगर रेट 10% दे रखी हो तो 21% होता है। ठीक है, तो आपको 21% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना हो जाएगा 8,000 जो है वो 100 की वैल्यू है, तो आपको 21 की निकालनी है तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 और 8 टू 16, 1680 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 8,000 जो है वो 100 की वैल्यू है, आपको 21 की वैल्यू निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के केस में, अगर रेट 10% गिवन है तो उस केस में 2 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 21% बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन। अगर 12% एग्स जो है वो क्या हो गए, खराब हो गए या सड़ गए हैं, तो हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, तो जो 88% बचेंगे वो क्या होंगे, गुड इनफ टू सोल्ड होंगे। तो अगर मैं 12% इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 350 का 12%, 350 का 10% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 1% कितना होगा, 1% होता है 3.5, अगर 10% 35 है तो 1% 3.5 हो जाएगा, तो 2% कितना हो जाएगा 7 हो गया, इसका डबल 1% का। इट मीन्स टोटल 12% कितना हो गया, 12% हो गया 42, तो जो 42 है वो क्या हो गए, खराब हो गए, तो जो बाकी बचे 350 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 308, ये सभी क्या होंगे बेचने के लायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच करता है तो उस केस में जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे दे रखा है, ये कोई सपोज सर्कल ले लेता हूं मैं, ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, सपोज ये ABCD है, अगर कोई भी सर्कल क्वाड्रिलेटरल को टच करता है तो इस केस में अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है,
मीन्स ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा किसके, बी सी प्लस ए डी के। ओके, ए बी 18 गिवन है, सी डी कितना दे रखा है, सी डी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी 21 है और ए डी कितना है 15 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, 36 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, अगर क्यूब के अंदर में लार्जेस्ट स्फेयर है तो वो क्या करेगा, क्यूब की साइड को टच करेगा। ठीक है, जो भी स्फेयर होगा क्यूब के अंदर मैक्सिमम रेडियस का, वो क्या करेगा, क्यूब की साइड को टच करेगा। अगर क्यूब की साइड को टच कर रहा है तो इट मीन्स जो क्यूब की लेंथ होगी, जो साइड की वैल्यू होगी, वही क्या होगी, उस स्फेयर के डायमीटर के इक्वल नहीं होगी क्या। ठीक है, अगर कोई भी स्फेयर क्यूब को टच कर रहा है तो उसका जो स्फेयर का डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा ऑलवेज, तभी वो क्या करेगा, टच करेगा। लार्जेस्ट तभी हो सकता है ना। तो अब हमें यहाँ पे साइड दे रखी है क्यूब की 21 सेंटीमीटर है क्यूब की साइड। अगर क्यूब की साइड 21 सेंटीमीटर है इट मीन्स जो स्फेयर है उसका डायमीटर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया, तो उसकी रेडियस जो हो गई वो क्या होगी, 21/2 होगी। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम तो होता है कितना, v = 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 21/2 21/2 21/2। 7 और 3 एक 21 कैंसिल हो गया, ये एक 2 कैंसिल हो गया, 11 हो गया यहाँ पे, और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देख लो 11 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, एक की वैल्यू है जो 11 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर किसी को नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, न्यू एकेडमी के इस चैनल पे आपको डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जाके देखिए। जो डिविजिबिलिटी है वो कैलकुलेशन को एनहेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के निकालना है तो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। 441 इंटू 11 करना है तो 441 इंटू 441 1584 यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, 1681 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये तो 41 है, 41 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 1681 का 41 प्लस 8 कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 से 50 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 to 30 तक एटलीस्ट आपको क्यूब याद होने चाहिए, उससे कैलकुलेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं पता होता 41 तो यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितना है 25। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो सबसे इंटरनल ब्रैकेट होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे इंटरनल ब्रैकेट जो है वो 25 - 13 - 12, तो ये तो जीरो ही हो गया। 56 - 0 56 हो गया ये। अब 40 - 56 करूँगा तो -16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 + 16 46 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉइज इज 7:4 एंड द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। अगर इनकम का रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक रुपए 4800 की बचत कर रहा है, अगर
सेविंग जो है वो सेम है, तो उस केस में हम सीधे रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो इनकम का रेशियो हमें गिवन है। इनकम का रेशियो क्या है, 7:4 है, और जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हमें गिवन है कितना, 3:1 है। तो इनका डिफरेंस कितना बन रहा है, ये 3 बन रहा है और ये 2 बन रहा है। तो डिफरेंस को क्या करते हैं, सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या कर दूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, 6 का बन जाएगा ना दोनों केस में। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा फिर, ये रेशियो बन जाएगा 21, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 21:12, और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो सॉरी, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ डिफरेंस 3 का आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 8। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, सेविंग्स होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। तो 5 क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। और सेविंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4800 दे रखी है। इट मीन्स अगर 5 की वैल्यू 4800 है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनकी मासिक आय का योग। मासिक आय क्या होगी, 14 + 88, 22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 4800 जो है वो 5 की वैल्यू है तो आपको 22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 के मल्टीपल कौन से हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है वो 11 के मल्टीपल है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, 48 × 2 करेंगे। 48 × 2 करना है आपको, ये हो जाएगा 48 × 2 96। उसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 651, ये 1056 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो इसको मैं 100 को अगर अलग से लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1056 का डबल कितना होगा, 2112 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेज। अगर किसी स्फेयर का जो रेडियस है उसको डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी स्फेयर है अगर, तो उसका सरफेस एरिया जो होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। ठीक है, r² की टर्म में होती है यहाँ पे। ओके, तो जो रेडियस में चेंज है वो 48% क्या हो गई, कम हो गया। इट मीन सरफेस एरिया में चेंज कितना हो गया, रेडियस 100 से कितनी हो गई, अब 52 हो गई। तो अगर सिर्फ यहाँ r की फॉर्म में होता तो मैं 52/100 लिखता, जो चेंज आता। ठीक है, बट यहाँ r² है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ओके, तो 52 × 52, 52 का होल स्क्वायर कितना होता है, 52 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 52 का स्क्वायर हो जाएगा 51 होता है 2, ये होगा 2704। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 × 100 है। परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा मैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27.04। जो अब नया सरफेस एरिया वो 27.04% बच गया ओरिजिनल का। इट मीन्स ये क्या पूछ रहा है, कमी कितने की आई है, तो 100 में से 27.04 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 72.96 के। इतने की क्या आ गई है, कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 1500 गिवन है और उनका HCF क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। द नंबर ऑफ सच पेयर्स, ठीक है, अगर HCF 10 है तो नंबर क्या हो जाएंगे, 10x और 10y ले लूँ मैं।
इनका प्रोडक्ट गिवन है कितना है 1500, तो ये दोनों 10 से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। इट मीन्स x इंटू वाई क्या हो रहा है 15। तो x इंटू वाई के ऐसे कौन से पेयर है जिनको प्रोडक्ट करने पे क्या हो जाए 15 हो जाए। तो क्या क्या बन सकते हैं, या तो 1 और 15 हो जाए, या फिर 3 और 5 हो जाए। दो ही पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितने हैं 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन बाइज ए मशीन फॉर ₹5000। एक आदमी जो है एक मशीन 5000 में परचेज कर रहा है। आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर 6000। एक साल बाद वो 6000 में उसको क्या कर देता है, बेच देता है। आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाइज द सेम मशीन फॉर 8000 एंड सेल्स इट फॉर 10000। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन। ओवरऑल आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट टाइम में कॉस्ट प्राइस कितना है 5000, सेलिंग प्राइस 6000 है। सेकेंड टाइम में कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य 8000 है, और सेलिंग प्राइस कितना है 10000 है। इट मीन्स उसका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 13000 हो गया ये, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है 16000। तो इट मीन्स इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। कॉस्ट प्राइस अगर 13000 है तो 16000 और सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 3000 का अपॉन कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 13000। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 100 हो जाएगा। तो 3/13 इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड करेंगे 13 2 26 आएगा, 40 आ जाएगा, 13 3 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। साइन 25 साइन 60 कोस 25। कोस 25 को मैं साइन 65 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोस 25 को मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 65 लिख दूँ, ठीक है। और ये क्या है कोस 65 है, इसको मैं कोस 90 माइनस 25 लिख देता हूँ। अब ये कोस 90 के ऑड मल्टीपल के कारण क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में चेंज हो जाता है, कॉट सेक में, कॉट 10 में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये बन जाएगा क्या साइन 65 बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इंटू साइन 25। और यही आपको यहाँ गिवन है साइन 25 साइन 65 माइनस साइन 65 साइन 25। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। इट मीन्स दो साइड इक्वल दे रखी है, दो साइड इक्वल दे रखी है। तो मीन्स ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये सपोज ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, ठीक है। Q कॉमन है, तो ये Q हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया R हो गया। ये दोनों साइड बराबर दे रखी है आपको, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, एंड O इज एन इंटीरियर पॉइंट। O कोई भी इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल ऑफ OPR, एंगल ऑफ OPR, ओके एंगल बना लेते हैं OPR, एंगल ऑफ OPR, ये हो गया OP, और एंगल ऑफ ORP, ORP ये बना लिया एंगल ORP, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं आपको। इट मीन्स अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या है अल्फा होगा। अब ये जब ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मीन्स इनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो ये जो ट्राइंगल है POR, ये क्या होगा, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आगे क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्राइंगल POR तो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। O इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। O जो है वो
सेंट्रोइड होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये इन सेंटर भी हो सकता है, सर्कम सेंटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन है। ये मीडियन हो भी सकती है, जो ओपी है वो मीडियन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ओपी और ओ आर, क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वही क्या होता है, सेंट्रोइड होता है ना। तो सेकंड पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल पी क्यू ओ, ओके, ये ट्राइंगल पी क्यू ओ है, ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है देख लेते हैं। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, और ये क्या है, कॉमन है। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो इट मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्यू ओ आर है ना, आर क्यू ओ, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। तो स्टेटमेंट 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक आदमी जो है वो जो स्टिल वाटर है उसमें नाव चला सकता है, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू ए प्लेस एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट। अगर वो क्या कर रहा है, जो नदी है उसकी दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसको ओवरऑल 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर स्टिल वाटर में अगर मैं जो स्पीड है एक्स 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और जो नदी की स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर है पर आवर, तो अगर धारा की दिशा में जाएगा मीन्स डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14.5, और अगर अप स्ट्रीम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल टाइम हमें गिवन है तो टाइम क्या हो जाएगा दोनों केस में, टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो सपोज ये फर्स्ट में अगर वो x प्लस वाई की स्पीड से जाता है तो t1 टाइम लगता है, अगर वो x माइनस वाई की स्पीड से जाता है तो t2 टाइम लगता है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, x प्लस वाई हो जाएगा ये, ओके। तो t1 प्लस t2 आपको गिवन है 2 hours है, तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा 2 hours इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, तो d अगर कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है 14.5 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 5 इंटू 5.5। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे 14.5 प्लस 5.5 20 हो जाएगा ऊपर में, और ये डिवाइड में आ जाएगा 14.5 इंटू 5.5, और वो उससे क्या हो जाएगा टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 14.5 इंटू 5.5 अपॉन टोटल 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट हटेंगे, 2 0 आ जाएंगे। 145 इंटू 55 आपको करना है, तो 145 इंटू 5 कर लीजिए पहले, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई, आंसर जो भी होगा वो 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा ना, ठीक है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है तो आप डिविजिबिलिटी से नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको। एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम दे रखा है मुझे 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, आप सीधा यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x प्लस वाई, जो डाउन x है वो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, y जो है वो अप स्ट्रीम है, तो x की वैल्यू 14.4 होगी, y की वैल्यू 5.5 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पुट करोगे तो यही आएगा, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनके
क्यूब्स का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके क्यूब्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, तो सम क्या हो जाएगा, इन सबको सम करना है। तो इन सब का सम, जब भी 1 to n नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो उनका सम का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखता हूँ तो सम क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 1 6/2 का होल स्क्वायर, ये तो क्या आ गया, सम आ गया। अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 15। तो 15 स्क्वायर 15 × 15 अपॉन 5 आ जाएगा, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 15 × 3 45 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको m की किस वैल्यू के लिए होंगे। कोई भी आपको अगर समीकरण निकाय दे रखा है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, अगर वो है a1x + b1y + c1 = 0, या फिर a2x + b2y + c2 = 0, ये दो इक्वेशन गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइंस क्या हो जाए, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाए। ये एक लाइन हो गई रेड वाली, दूसरी मैं ये लाइन ले लेता हूँ ब्लू लाइन। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है, तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना, असंख्य, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। या फिर आपको इसका उल्टा भी दे सकता है कि अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अब क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इट मीन्स जो एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म्स है, इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाए, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, और ये इक्वल हो जाए c1/c2 के, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, ओके। और अगर नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लगा देते हैं। तो a1 क्या है 17, a2 क्या है 23, इक्वल टू b1 क्या है m, और b2 क्या है 299, ठीक है। 299 23 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 × 13, तो 17 × 10 करेंगे तो 170 हो गया, ठीक है। 17 × 3 करेंगे तो 51 हो गया, तो इसमें 51 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 221। नेक्स्ट देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 104 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, अ 1 मीटर वाइड पाथ runs along the boundary of the park remaining completely inside the park area, ठीक है। जो पार्क है उसके अंदर में क्या कर रहा है, एक 1 मीटर का रास्ता बना रहा है, या फिर क्या कर रहा है, पाथ बना रहे हैं, ठीक है। ये सपोज मैं रेक्टेंगुलर पार्क ले लेता हूँ, इसी के अंदर क्या कर रहा है, एक पाथ बना रहा है, तो इसके अंदर फिर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, ये सपोज दूसरा रेक्टेंगल हो गया। ये जो पाथ है ये 1 मीटर का है, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी है 120 है, और चौड़ाई कितनी है 104 है। अगर 1 मीटर का पाथ है तो जो इंटरनल है यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर ओवरऑल कम हो जाएगा, तो ये 118 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ से भी 1 मीटर और 1 मीटर कैंस कम हो जाएगा, तो ये 102 बन जाएगा। जो इंटरनल पार्क है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी
118 और विड्थ क्या हो जाएगी 102 हो जाएगी। ओके, आगे क्या दे रखा है, दस द आउटसाइड एज ऑफ द पाथ रन्स अलोंग द बाउंड्री वॉल ऑफ द पार्क, द इनसाइड एजेस ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद द व्हाइट लाइन। ये जो इनसाइड एजेस है ये वाले जो रेड वाला है, with a white line of negligible thickness of, okay, if it cost rupees 2.5 to mark each meter with the white line, अगर ये जो रेड लाइन मैंने खींची है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं व्हाइट लाइन से, देन हाउ मच वुड इट कॉस्ट, 1 मीटर पे लाइन खींचने का जो खर्चा है वो 2.5 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या ये ओवरऑल लेंथ ही तो निकालनी है, मीन्स पेरीमीटर निकालना है, जो अंदर वाला पार्क है उसका, जो अंदर वाला ये पाथ बन रहा है उसका पेरीमीटर ही तो निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होगा। ये कितना बन जाएगा 220 इंटू 2 440, 440 इंटू 2.5 हमें करना है, तो 440 इंटू 2 करेंगे तो 880 हो जाएगा, 880 प्लस 220 करूँगा तो 1100 आ जाएगा आंसर इसका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, 40 लीटर्स ऑफ मिल्क आर केप्ट इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में 40 लीटर ऑफ मिल्क है, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर। उसमें से क्या कर रहे हैं, 4 लीटर्स को रिमूव कर रहे हैं एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं और 4 लीटर दूध को निकाल रहे हैं। दिस प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड 2 मोर टाइम्स, इसको 2 बार और मीन्स ओवरऑल 3 टाइम्स हो रहा है ये प्रोसीजर। देन हाउ मच मिल्क डज इट कंटेनर नाउ होल्ड, तो जो कंटेनर है अब उसमें कितना मिल्क बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू इनिशियल सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, 1 माइनस जितना निकाल रहा है निकाली गई क्वांटिटी रिमूवर अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये जितनी बार प्रोसेस हो रहा है उतनी बार लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये सेम ही हो रहा है, सेम ही प्रोसेस, हर बार 4 लीटर ही निकाल रहा है, तो ये 3 बार हो रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो जो फाइनल बनेगा, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 40 लीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस निकाल कितना रहा है 4 टाइम्स, टोटल कितना है 40, और इसी को 3 टाइम्स कर रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 मीन्स 9/10 हो गया ये, तो 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 हो गया, तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 क्यूब कितना होता है 729 होता है, 729 को 4 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 4 जा 2800 हो गया, और 29 इंटू 4 करोगे तो 25 इंटू 4 100 हो गया, और 16 और ऐड हो गया, तो 116 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2916, डिवाइड में 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा। इट मीन जो फाइनल क्वांटिटी है उसमें मिल्क कितना बचेगा 29.16 लीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको गिवन है द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन ₹8,000 इन 3 ईयर्स इज 800 रुपीज़। 3 साल का डिफरेंस जो है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे वो 800 रुपीज़ है, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 800/3 हो जाएगा, 1 साल का डिफरेंस। ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन 2 बैंक्स आर R1 एंड R2। ठीक है, तो जो रेट का डिफरेंस होता है वो 1 साल के लिए क्या होता है, मूलधन पर ब्याज का जो डिफरेंस होता है उसी के इक्वल होता है। तो ये रेट का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है R1 माइनस R2, तो ये क्या है 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, और ये किस पे है, प्रिंसिपल कितना है 8000 पे। ठीक है, यही क्या होगा रेट का डिफरेंस होगा, ये है प्रिंसिपल का सॉरी इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 ईयर के लिए, किस पर, प्रिंसिपल पर। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे 10 टाइम्स, 10 से ये कैंसिल हो गया 10, तो 10/3 मीन्स 1/3% रेट का इंटरेस्ट, रेट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में अगर रेट का डिफरेंस निकालना हो तो आप 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, और वो डिफरेंस जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही जो होगा वो क्या होगा रेट का डिफरेंस होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। tan में √3 कितना कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे। इट मीन्स a प्लस बी क्या होता है? 60 डिग्री हो जाएगा। a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, तो 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2a = 90 आ जाएगा। 2a = 90 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। a की वैल्यू 45 आएगी तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री आ गई। आपको क्या पूछा है? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट ऑफ ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके दो अपोजिट साइड पे क्या है? 2 शिप है। ठीक है, बना लेते हैं। ये लाइट हाउस बना लिया मैंने। ये सपोज लाइट हाउस है एक। ठीक है, 2 शिप है इसके अपोजिट साइड में, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ओके, और ये तीनों का क्या है? बेस सेम है। ये कुछ ऐसा है। ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, लाइट हाउसेस दैट ऑल 3 आर ऑफ देम इन कोलिनियर। ये तीनों क्या है? कोलिनियर है, बिल्कुल है। कोलिनियर बना लिया हमने। आगे क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक 30 है, एक 60 है। यहाँ टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वही क्या होगा? इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री गिवन है आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द शिप्स आर 230 √3 मीटर अपार्ट। अगर ये टोटल जो है, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है? 230 √3 है ये टोटल। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये सपोज h है अगर। ठीक है, तो 60 के अपोजिट वाला हमेशा √3 होता है, तो ये 30 के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 60 के अपोजिट √3 होता है तो 30 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर 30 के अपोजिट √3 है तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 टाइम्स होता है ना, जो 30 के अपोजिट होता है 60 के अपोजिट उसका √3 टाइम्स होता है। तो यहाँ 30 है, ये 60 होगा। यहाँ पे 30 के अपोजिट अगर √3 है तो 60 के अपोजिट √3 का √3 टाइम्स मीन्स 3। इट मीन्स ये 3 है, ये 1 है, तो 4 की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी है? 4 की वैल्यू 230 √3 दे रखी है आपको। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? √3 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 230 इंटू √3/4 और इंटू में क्या आ जाएगा? ये तो 1 की वैल्यू आ गई 230 √3। ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? √3 से। तो √3 इंटू √3 3 हो गया। उसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 3 आ गया इंटू 230/4। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 115। 115 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 345। 345/4 की वैल्यू आपको, सॉरी 345, ये 2 हो जाएगा ना। 345/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 34 का आधा कितना हो जाएगा? 340 का आधा 170 और 5 का आधा 2.5, तो ये हो जाएगा 172.5 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। ये एक डेटा गिवन है, इसका एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन तो क्या होता है? एवरेज ही तो होता है। ठीक है, एवरेज निकालने का सम, इन सब का सम करो और डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी है। या फिर आप इनमें से किसी एक नंबर को, जो मिडिल का नंबर है, उसको एवरेज मान के चलो और बाकियों का डेविएशन निकालो। मैं 20 मान लेता हूँ, इसका एवरेज है, बीच का नंबर 20 है, क्योंकि कुछ 20 से ज़्यादा है, कुछ 20 से कम है। बाकियों का डेविएशन कितना है? डेविएशन जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डेविएशन 23, 3 का डेविएशन आ रहा है, 17 - 3 का डेविएशन है, 19 -1 का डेविएशन है और 21 + 1 का। तो ये तो सारे कैंसिल ही हो गए। डेविएशन यहाँ कुछ आया ही नहीं। इट मीन्स 20 + 0 20 ही क्या हो जाएगा? उसका मीन हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दे रखा है इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। पीछे 16 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स नंबर 4 से डिवाइड है, वो 4 आंसर ऑप्शन में है।
तो 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगा, तो 8 से डिविजिबिलिटी जनरली लोग लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, बट मैं कहता हूँ लास्ट 3 डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 डिजिट को देखना है। अगर ये ऑड नंबर है तो जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर बन रहा है उसमें आप 4 ऐड कर दो, और अगर ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहा है वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर लास्ट थर्ड लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो आपको थर्ड डिजिट से कोई मतलब नहीं, आप लास्ट के 2 डिजिट ही देखो। अगर लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लास्ट जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मुझे 16 में 4 ऐड करना पड़ेगा। 28 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है, आंसर निकालना है, तो पहले ही पता चल रहा है 16 को देखने से लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 1/x + x = 4 दे रखा है, तो 1/x² क्या क्या हो जाएगा, ये k² - 2 ही तो होगा। k² कितना हो जाएगा, 16 - 2 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो 2 मार्च को पेपर हुआ था मेंस का SSC CGL का, वो हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।